मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने हमला किया संसद में 400 सीट पर। मैंने कभी नहीं कहा कि अब की बार 400 पार। आपको याद होगा, दरअसल एक भाषण में मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा था इस तरह का कि बीजेपी ऐसा दम भरती है। पीएम ने बाकायदा पार्लियामेंट में कहा था कि अब तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे हैं 400 पार। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे उससे इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं मैंने संसद में कभी नहीं कहा 400 पार। सुधांशु जी जवाब दीजिए, मोदी की सत्ता जितनी जल्दी जाएगी देश के लिए अच्छा है, 100 सीट भी नहीं आएगी, 400 तो छोड़ दीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं और कह रहे हैं रोहन जी कि आप लोग खाली माहौल बना रहे हैं। मैं बताता हूँ। रोहन जी ने कहा बड़ी बड़ी बातें, अब छोटी छोटी बातें बता देता हूँ। एक तो खड़गे जी ने जो बोला, मैं उस समय पार्लियामेंट में बैठा हुआ था। खड़गे जी यदि ये सेंटेंस बोलते कि भाजपा कह रही है 400 पार, तो समझ में आता, कोई जाके चेक कर सकता है। खड़गे जी ने उसके बाद ये जरूर बोला जब तालियां बज गई कि नहीं 100 भी नहीं आएंगे, पर उनका सेंटेंस ये निकला अब की बार 400 पार। अब वो जैसे उन्होंने कहा हम लोगों ने मेज थपथपा दी। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं ये मेरा मतलब है, कोई भी जाके चेक कर सकता है। खैर कोई बात नहीं, कभी कभी किसी की जीवा पे सरस्वती विद्यमान हो जाती है। मगर मैं कुछ फैक्ट बता देना चाहता हूं। रोहन जी, आपने कहा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, वो छोड़िए 44 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना मिली है, बाकी मेरी बातों का जवाब दे दीजिए थोड़ा सा। ईपीएफओ अकाउंट थे, इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड स्कीम, जिसमें कि हाँ जवाब दे रहा हूं आपको, आपकी बात सुनी, मैं शांति से जवाब दे रहा हूं। अब 27 करोड़ है, यानी 16 करोड़ लोग इन 10 वर्षों में ऐसे हुए जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि का खाता खुलवाया और उनके नियोक्ता ने उसमें पैसा डाला। मतलब ये भी हवा में हो गया, मतलब किसी ने कहा था, और एक नियोक्ता भी हवा में आके चला गया। चलिए वो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको एक और छोटी बात बता देना चाहता हूं। अभी आपने बड़ा शिद्दत से आम आदमी पार्टी का पक्ष लिया, जिसने जाकर छत्तीसगढ़ में कहा सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। गजब है साहब। और आप दिल्ली में कहते हैं कि केजरीवाल ने दारू का घोटाला किया, इसको सजा होनी चाहिए। गजब है साहब। उसके बाद आप आके एक हो जाते हैं, तो सबको समझ में आता है ये इंडी गठबंधन क्या कर रहा है। और साइकोलॉजिकल हम नहीं कर रहे हैं रोहन जी। आप सोचिए कि 2019 के चुनाव में आपकी पार्टी के युवराज चुनाव हारने के बाद उत्तर प्रदेश छोड़े थे, और आज आदरणीय सोनिया जी यानी आपकी पार्टी की राजमाता ने चुनाव से पहले ही उत्तर प्रदेश छोड़ दिया। यानी अब अमेठी रायबरेली जीतने की स्थिति नहीं रहेगी। इसमें कोई साइकोलॉजिकल देखने की जरूरत नहीं है। क्या साइकोलॉजिकल है, वो बिल्कुल फैक्चुअल दिख रहा है। जिसे अंजना जी, एक फिल्म की डायलॉग होता था ना कि जंग के चोपखाने की पहली आवाज तुम्हारी शिकस्त का ऐलान कर देगी। यहां तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई, यानी जंग का चोपखाना बजा ही नहीं और शिकस्त का ऐलान मान लिया गया। अब इसके बाद किसी को साइकोलॉजिकल फैक्चुअल, और मैं दर्शकों से कहता हूं ना, मेरी बात पे यकीन करिए ना रोहन जी की बात पे, जाइए चेक करिए। मैं बताता हूं, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका, ग्रोथ रेट 1.9%। दूसरे नंबर की चाइना, ग्रोथ रेट 3.5%। तीसरे नंबर पे अब आ गया जर्मनी, आय का जवाब दे दीजिए ना। 0.9%। प्रति व्यक्ति आय की बात कर लीजिए, -0.6%। भारत 6.2% और ब्रिटेन -0.6%। प्रति व्यक्ति आय, ये जाके चेक कर प्रति व्यक्ति आय क्यों कम हो रही है बांग्लादेश के सामने, क्यों कम हो गई? तो अरे प्रति व्यक्ति, अब सुनिए, अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करते, परचेजिंग पावर पैरिटी इन द डोमेस्टिक मार्केट में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है भाई। पता नहीं ये लोग क्या बात करने का प्रयास करते हैं। अरे प्रति व्यक्ति आय में क्यों पीछे चले गए भाई, वो बता दो ना। IMF की चीफ का स्टेटमेंट है, उसने कहा है कि अगले वर्ष भारत वर्ल्ड की ग्लोबल ग्रोथ रेट में 15% कंट्रीब्यूट करके सबसे बड़ा ग्लोबल ग्रोथ का इंजन बनेगा। ठीक है, अब ये हम नहीं बोल रहे हैं महोदय, ये वो IMF है जहां डॉक्टर मनमोहन प्रति व्यक्ति आय में क्यों पीछे चले गए? बड़ी बात हो, छोटी बात हो, साइकोलॉजिकल बात हो या फैक्चुअल बात हो, सब में देख लीजिए एकदम मामला पूरी तरीके से क्लियर है कि आएगा तो मोदी ही। और अब की बार 400 पार का है, 400 नहीं, एनडीए 400 पार होगा, 410, 425, 430 कुछ भी हो सकता है। चलिए ठीक है, इस पर मैं जवाब लूंगी। अनुराग जी से, अनुराग जी के पास आइए। 400 पार वो कह रहे हैं, अनुराग जी, अरे सवाल तो सुनिए। 400 पार कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इसका अर्थ 410, 425 कुछ भी हो सकता है, जो कि राजीव जी और ऐसे तमाम उनके सहयोगियों की मतलब उनकी झोली में जा सकता है। आप लोगों की क्या स्थिति है? क्यों राहुल गांधी से ऐसे दूर दूर चल रहे हैं अखिलेश बाबू? लड़ना नहीं है क्या इंडिया गठबंधन में एक साथ मिलकर? देखिए चित्रा जी, सुधांशु जी ने एक बड़ी अच्छी बात बताई, ये नई राजनीति है। सुधांशु जी, नई राजनीति का मतलब समझा रहा हूं। आपकी नई राजनीति है, जिनको आप भ्रष्टाचारी बताते थे, जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, चाहे वो आदर्श घोटाले के हों,
चाहे चक्की पिसिंग करके आपने डिप्टी सीएम बना दिया। और आदर्श घोटाले वाले को, जिसको आदर्श घोटाले का आरोप लगाते थे, आप कहते थे कि नहीं भैया ये लीडर नहीं है, डीलर हैं, जिन पे आप बताते नहीं शहीदों के, हमारे लोगों का मकान इन्होंने हड़प लिया, उनको आपने आदर्श राज्यसभा में भेज दिया। ये आप भ्रष्टाचार का मतलब है, क्योंकि नई राजनीति है। नई राजनीति में परिवारवाद का मतलब आप बता रहे थे, परिवारवाद नहीं है भाई, राजतंत्र तो आप चला रहे हो। परिवारवादी पार्टियों के साथ आपको सत्ता बनानी होती है तो चौटाला जी के साथ मिलकर आप हरियाणा में बना लेते हो, तब कोई दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र में बनानी होती है सत्ता आपको तो परिवारवादी पार्टी, जिनको आप बोलते हो एनसीपी और शिवसेना के साथ, सत्ता में शामिल हो जाते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होती है। फिर आपको जिनको आप बोलते हो नहीं 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 ये पार्टी देश की हित का काम नहीं करती, पीडीपी के साथ में जाके आप सत्ता बना लेते हो जम्मू कश्मीर में, तब आपको परिवारवाद दिखाई नहीं पड़ता। कमाल की बात करते हो, चिराग पासवान जी के साथ भी आप है, वहां परिवारवाद नहीं है। और आप एक परिवारवाद, जिनको आप सिंधिया फैमिली बोलते थे, महाराज हैं, क्या क्या आप उनके बारे में बोलते थे, पूरी की पूरी फैमिली आपके साथ है। और एक मुख्यमंत्री बताएं, अनुराग ठाकुर के पिताजी मुख्यमंत्री थे, बेटा आजकल क्या है, कैबिनेट मंत्री। अशोक चौहान जी के पिताजी भी मुख्यमंत्री थे, और जब आपने कर्नाटका में मुंबई जी बनाए थे, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री थे। कितने बनाए, कितने बताएं आपको। राजनाथ सिंह भी मुख्यमंत्री थे, और कल्याण सिंह जी भी थे, जिनका पोता भी मंत्री है अभी, और बेटा भी लोकसभा में। तो बताइए और क्या चाहते हैं आप। ठीक है, तो राजीव जी को दिखाए। राजीव जी अब सवाल ये है कि 370, रुक जाइए, 370 के बाद कह रहे हैं रोहन जी कि अपने साथियों के लिए तो ये सीट ही नहीं छोड़ रहे। वो कह रहे हैं कि अगर 370 इधर और 400 पार, तो 30 में ही आप सभी का जो हिस्सा है वो सिमट जाएगा। राजीव जी, अब देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी जीत का दावा किया, एक शानदार जीत जिसकी पृष्ठभूमि देश में तैयार हो गई है। उनके साझेदारों की चिंता कांग्रेस या उनके सहयोगी संगठनों को नहीं करनी चाहिए। जनता तय करेगी किन पार्टियों को क्या सीटें मिलेगी। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये मुकाबला किस कदर एक तरफा है। एक तरफ बेशुमार उपलब्धियां, एक करिश्माई नेता, 303 सीटों के बाद लगातार कुंभे का आकार बढ़ रहा, दूसरी तरफ निराश निस्तेज नेतृत्व हो, और जिस तरह से 52 सदस्यों की कांग्रेस पार्टी, 28 दलों का गठजोड़, उसमें कुछ दल तो निकल आए, और जो दल है वहां गठबंधन पूरी तरह से मिस्टर इंडिया की तरफ, मिस्टर इंडिया फिल्म जिन लोगों ने भी देखी, वो अब इंडिया अदृश्य दिखता है। इस गठबंधन का साकार स्वरूप तो मुझे देश में अब कहीं नहीं दिखता है। अंतिम उम्मीद उत्तर प्रदेश में बची थी, आज अखिलेश जी के बयान से साफ हो गया कि अभी तक गठबंधन की कोई जमीन वहां तैयार नहीं है, और शायद इसीलिए वो नहीं जाने का फैसला भी उन्होंने बता दिया। अब एक तरफ आप एक बड़े मजबूत अलायंस से लड़ने जा रहे हैं, आपकी पार्टी और आपका गठबंधन। खुद की पार्टी को बचाना भी एक बहुत ही बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने। ज्यादातर जो छत्रा बड़े कद्दावर नेता कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। नेतृत्व और बड़े नेताओं के बीच, बड़े नेताओं क्या प्रॉब्लम क्या है राजीव जी? राजीव जी, क्या प्रॉब्लम है कांग्रेस में, क्यों छोड़ रहे हैं? देखिए, क्यों नीतीश बाबू भी चले गए, क्या है दिक्कत क्या है? देखिए, एक बात समझना होगा, कांग्रेस को ऐसे आघात पहले भी लगे। इंदिरा जी के जमाने में सिंडिकेट कांग्रेस एक बड़ा पावरफुल ग्रुप था, उस ग्रुप से लड़ करके उन्होंने खुद को स्थापित किया, और बाद में निसंदेह एक पराक्रमी नेता के तौर पर इंदिरा जी की पहचान इतिहास में दर्ज है। लेकिन दूसरी तरफ लगातार कांग्रेस के अंदर गिरावट जारी है, और उनके साथी जो दल हैं वो उनको छोड़ रहे हैं, या जमीन पर उनके साथ कोई गठबंधन नहीं है। उसकी वजह राहुल गांधी है। उनकी अनुभवहीनता, अदूरदर्शिता और अहंकार ने इस गठबंधन को जमीन पर उतरने के पहले ही समेट दिया, और चुनाव बाकी है। चुनाव के पहले अगर कोई अलायंस बनने के पहले बिखर जाए, एक पार्टी मजबूत होने के बजाय लगातार कमजोर होती चली है, तो फिर इसका अर्थ क्या है, ये मतदाता बहुत आराम से समझ लेंगे। आपके पास, मैं केवल 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं जी। आपको देश में बहुत सारी कमियां दिख सकती हैं, और निसंदेह ये अधिकार है। आदर्श से आदर्श स्थिति लाने के लिए
हर व्यक्ति सोच सकता है, लेकिन क्या आपके पास कोई विजन डॉक्यूमेंट है, कोई रोड मैप है आपके पास? आप कोई अगर आपको अवसर मिले सत्ता में आने की, आप क्या ऐसा कर पाएंगे जिससे आप तमाम समस्याओं का समाधान आपके पास होगा? इसकी चिंता करने के बजाय आप राजनीतिक यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उसको गैर राजनीतिक उद्देश्य के लिए इस यात्रा का नाम आपने दिया, और ये गठबंधन जोड़ने के बजाय गठबंधन तोड़ने की यात्रा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इसमें बहुत कुछ बाकी नहीं है, हालात और कांग्रेस के लिए बिगड़ते जाएंगे।